नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले सबसे खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी आपने अयोध्या का जो चढ़ावा वाली गड़बड़ी है, चढ़ावे में चोरी वाला जो मामला है, उसको लेकर आपने पिछले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में काफ़ी खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, और उस पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक बयानबाजी भी हुई, काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे। वो सब ठीक है, होने ही चाहिए। जब कभी इस तरह की घटना घटे तो कार्रवाई होनी चाहिए, बात उठनी चाहिए। लेकिन अब एक और बात, जो घटना तो पहले घटी है लेकिन बात अब उठ रही है, वो है वक्फ में लूट पर सवाल। क्योंकि खुद जो है उत्तर प्रदेश में एक मौलाना ने खुद ही लिखा है कि किस तरह से वक्फ में लूट होती रहती है और उस पर खुर्द बुर्द होता रहता है संपत्तियों का, जायदादों का, और उस पर कोई बोलने वाला नहीं होता। ये मामला चढ़ावा चोरी से जाकर इस रूप में जुड़ता है कि जो लोग चढ़ावा चोरी पर लंबे लंबे बयान देते हैं, ठीक है, देने चाहिए, लेकिन वक्फ में लूट पर उनके मुंह में चुप्पी क्यों हो जाती है? यहां से जाकर यह मामला जुड़ता है और सवाल उठता है। इसीलिए आज इस बड़े मुद्दे पर हम बड़ी चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ कि ये वक्फ में लूट का जो मामला, ये कोई नया मामला नहीं है। कई जगहों से, देश भर में कई जगहों से इस तरह की खबरें आती रही हैं। वक्फ की संपत्तियों को औने पौने दाम में बेच देना, किराए पर दे देना, ये खबरें आती रहती हैं। ये भी तो गड़बड़ी है। जैसे अयोध्या में चढ़ावा चोरी गड़बड़ी है, तो वक्फ में लूट भी गड़बड़ी है। इस पर आज खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि राजधानी दिल्ली के 2020 का दंगा आपको याद है, पूर्वी दिल्ली में मोटे तौर पर यह हुआ था। तो उस समय कई निर्दोष लोगों की जानें गई थी। उन्हीं में से एक थे अंकित शर्मा, जो कि आईबी ऑफिसर थे। उनको भी चाकू घोंप कर मार दिया गया था। और उन दंगों में कितने निर्दोष मारे गए थे, कितने नुकसान हुए थे, वो सब हम जानते हैं। तो अब जाकर हुआ क्या है कि उसमें न्यायालय का फैसला आया है और ताहिर हुसैन, जो उस समय आम आदमी पार्टी के कॉरपोरेटर थे, पार्षद थे, बाद में हालांकि आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया, लेकिन उस समय कॉरपोरेटर थे, उन पर गंभीर आरोप लगे थे। अरविंद केजरीवाल ने खुद उनका बचाव किया था। अब न्यायालय ने उनको दोषी करार दिया है। आज सजा भी सुनाया जाएगा उनको। तो अब पूरे तौर पर जब दोषी करार दिया है तो बीजेपी हमलावर है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भी हमलावर है और कांग्रेस पार्टी पर भी हमलावर है। इसकी करेंगे बात। और इसके बाद बात करेंगे कि पंजाब कांग्रेस में आपने पिछले 2 हफ्तों में बहुत उठापटक की खबरें सुनी होगी। चन्नी गुट क्या कर रहा है, क्या बाहर चले जाएंगे या फिर भूपेश बघेल से मिल नहीं रहे हैं। अब वतन लौट गए हैं राहुल गांधी, क्योंकि इस बीच में यह चर्चा थी कि राहुल गांधी विदेश में हैं। हालांकि आधिकारिक जानकारी किसी ने नहीं दी, लेकिन अब खबर है कि वतन लौट गए हैं। तो क्या अब पंजाब कांग्रेस की जो गुत्थम गुत्थी चल रही है उसको सुलझा पाएंगे? वहां चुनाव होना है। इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले जरा इस वक्त की हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हुए हमलों के बीच विदेश मंत्रालय ने ईरानी डिप्लोमेट्स को किया तलब। ईरानी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन भी शामिल। भारत का संयम बरतने का आह्वान। आईबी अफसर हत्याकांड में ताहिर हुसैन पर फैसले के बाद को बीजेपी ने बताया न्याय की जीत। मामले को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर निशाना। अरविंद केजरीवाल पर लगाया आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप। टीएमसी के बागी गुट ऋतव्रत बनर्जी ने खेला दांव। 21 जुलाई को होने वाली शहीद दिवस रैली में ममता को मार्गदर्शक के रूप में आने का दिया ऑफर। औपचारिक न्योते पर फैसला अभी बाकी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया भारत टेक्स 2026 का शुभारंभ। आयोजन में वस्त्र, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन। पीएम के फार्म टू फाइबर के विजन से प्रेरित है ये एक्सपो। और उत्तर प्रदेश में बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना रजवी बरेलवी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड में करोड़ों और अरबों रुपए के घोटालों की जांच की मांग की।
ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले खास चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ जो हम करने वाले हैं वो ये कि अयोध्या चढ़ावा चोरी का शोरगुल तो बहुत आपने सुन लिया, लेकिन वक्फ में लूट का जो मामला है उस पर चुप्पी क्यों है, और चढ़ावा चोरी पर बवाल और वक्फ के लूट पर चुप्पी। पहले पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में 9 लाख से भी ज्यादा वक्फ संपत्तियों का लेखा जोखा है और इसका लेन देन करने वाला वक्फ बोर्ड है। उसकी आमदनी इतने वर्षों में कहां गुम हो गई, कहां है उनकी आमदनी? इस सवाल पर सेक्युलर जमातों में सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन राम मंदिर अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव समेत बाकी विपक्षी नेता इसको हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ मानते हैं, बताते हैं, खूब बोलते हैं। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी की चर्चाओं के बीच बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने वक्फ की संपत्तियों की लूट को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना रिजवी ने मुस्लिम धर्मस्थलों को लेकर भारी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और बरेली के तमाम उलेमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे को लेकर कई नेताओं पर आरोप लगाए हैं। मौलाना ने कहा कि यह घोटाला सपा सरकार में हुआ, जो लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का है। उन्होंने कहा वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद, यतीमों तथा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जन कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च करना था, लेकिन ऐसा अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पाया। दरअसल मुतवल्लियों के चंगुल में वर्षों तक बोर्ड फंसा रहा और बेशकीमती जमीनों की बंदरबाट होती रही। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि राम मंदिर से ज्यादा बड़ा तो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के दरगाहों और मस्जिदों में हुआ है और इन संपत्तियों की बर्बादी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सरकार में सपा नेता आजम खान के नेतृत्व में हुई है। नाम लिया आजम खान का। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों की अगर ठीक से जांच करवा दें तो हकीकत सामने आ जाएगी। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की जांच कर रही एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। अब 20 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई भी होगी। लेकिन ये वक्फ के जो कार्यकलाप हैं उसको पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की केंद्र सरकार की पहल को रोकने के लिए राजनीतिक दल और कई मुस्लिम संगठन वक्फ एक्ट में संशोधन के खिलाफ किस तरह झंडा बुलंद कर चुके हैं, किस तरह बवाल किया था, कई जगहों पर तोड़फोड़ भी किया था, ये सब आप जानते हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला एक बार फिर से सामने आया तो इसलिए आया क्योंकि एक मौलाना साहब ने चिट्ठी लिखी है, बताते हैं आपको। सबसे पहले सुनवाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने वक्फ घोटाले को लेकर क्या कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या बात कर रहे हैं राम मंदिर के चंदा चोरी की? आप अगर देखें सही तरीके से, अगर हुकूमत जांच करा दे तो आप समझ लीजिए अरबों और खरबों की चोरी सामने नजर आएगी। लोग भूल जाएंगे राम मंदिर के चंदा चोरी, लोग वक्फ की, वक्फ बोर्ड की करप्शन की लोग याद करेंगे। जो गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का जो सरमाया था उस सरमाए को इन्होंने खाया है। और जो लोग वक्फ बोर्ड की यानी वक्फ संशोधन बिल की जो मुखालफत कर रहे हैं, असल मुखालफत की वजह यह है कि उन्हीं लोगों ने, विरोध करने वाले लोगों के मकान 5 स्टार की शक्ल में उनके घर बने हुए हैं, उन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है। सुन लिया आपने, मौलाना साहब कह रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी तो कुछ भी नहीं है, वक्फ बोर्ड में इतनी लूट मची है कि वो कई गुना ज्यादा है। और भारत के 12वें शिया मुस्लिम धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास नकवी का कहना है कि सालों से वक्फ बोर्ड में धांधली हो रही है जिसकी जांच होनी ही चाहिए। हमारी मुस्तकिल इस बात की डिमांड रही है और सरकार से यही हम चाहते हैं कि जो वक्फ बोर्डें हैं इनकी जांच होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जो मामलात हैं वो बिल्कुल किसी भी तरीके से परफेक्ट नहीं है। और आज नहीं बल्कि सालों से इसी डिमांड को हम लेके चल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में धांधलियाँ हो रही हैं, वहाँ जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर नाजायज़ कब्जे किए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने आरोप लगाया कि देखिए कैसे अयोध्या चढ़ावा चोरी पर बोल रहे थे और वक्फ के नाम पर कैसे सपा और कांग्रेस चुप्पी साध लेती हैं। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं
अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके, बेच करके, और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं। वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? घेर लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के पूरे परिवार ने हमेशा राम जन्मभूमि का विरोध ही किया है। श्री अखिलेश यादव जी का परिवार पूरा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का विरोधी रहा। राम भक्तों के हत्या के मामले में कभी भी न राम भक्त माफ कर सकते हैं और न कारसेवक माफ कर सकते हैं, न साधु संत माफ कर सकते हैं। इसलिए श्री राम जन्मभूमि मामले में श्री अखिलेश यादव जी अपनी बयानबाजी बंद करें और अपनी पार्टी को बचाने में ध्यान दें। तो एक तरह से आपने ये जो सारी बातें सुनी तो आपको समझ में आ गया होगा राजनीतिक शहमात का कैसा खेल चल रहा है। इसी पर आज हम खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौट करके ये चर्चा करेंगे, जरूर देखिएगा, सुनिएगा। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त ब्रेक पर जाने से पहले बता दिया था आपको कि किस तरह से वक्फ में लूट का मामला मौलाना ने किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चिट्ठी लिख करके आरोप लगाया है, जांच की मांग की है। और इसमें पॉलिटिक्स वाली बात यहाँ आई कि अयोध्या चढ़ावा चोरी पर तो बहुत शोरगुल सुनाई पड़ता था, वक्फ में लूट पर क्यों खामोशी आ जाती है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ऋचा सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत ऋचा जी। हमारे साथ अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। साथ में विकास सिंह, हमारे संवाददाता लखनऊ से, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे बगल में। मैं सीधे पहले विकास के पास चलता हूँ। विकास, ये जो चिट्ठी लिखी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है मौलाना साहब ने, बरेली वाले मौलाना साहब ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बातें तो हमने सुनवाई दिखवाई और चिट्ठी की भी कुछ बातें बता दी। क्या खास है? कब के समय का हवाला दिया मौलाना साहब ने? उन्होंने कहा कि भाई ये तो चढ़ावा चोरी तो अयोध्या वाली कुछ नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा ये लूट मच रही है और बहुत सालों से आजम खान का नाम तक ले लिया। जी बिल्कुल, उन्होंने नाम लिया है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है उस दौर में जो भी वक्फ
संभालते थे, उन लोगों के नाम भी उन्होंने लिए हैं। उन्होंने कहा है कि उस दौर के सभी चीजों की जांच करनी चाहिए। खास तौर से सबसे बड़ी बात है कि जो अनियमितताएं देखी गई, खास तौर से जो वक्फ संपत्तियां हैं उनका किस तरीके से दुरुपयोग किया गया, आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए कुछ भी आज तक नहीं किया गया है। और इस पूरे मामले, पूरे प्रकरण की उन्होंने जांच कराने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस मामले पर आजम खां का एक रौब रहता था उस समय, और उनके जानने वाले, उनके करीबी ही ज्यादातर वक्फ के मुखिया बनाए जाते थे, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, और उन पे लगातार उसका दुरुपयोग किया। तमाम सारी जगहों पर पूरे प्रदेश में जगह जगह मुतवल्लियों ने अपने लाभ के लिए काम किया। ऐसी तमाम सारी शिकायतें जमीन पर नजर आती हैं। अगर आप किसी गरीब मजलूम मुस्लिम के पास जाते हैं, उससे पूछें आखिर आप इसके बारे में जानते हैं, क्या आपको कभी कोई लाभ मिला है, तो शायद ही उत्तर प्रदेश में ऐसे बताने वाले लोग आपको मिल पाए। बिल्कुल उनकी भी चिंता रहती है कि जिस कारण से वक्फ का निर्माण किया गया वो ही जमीन पर कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। क्या किसी बड़े शहर में मुस्लिम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए आश्रय गृह बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, कितने लोगों को भला किया गया, ऐसी चीजें नजर नहीं आती हैं। उन संपत्तियों से किस तरीके से स्वयं लाभ अर्जित करें, किस तरीके से अपने जानने वालों को लाभ अर्जित किया जाए, इस तरीके के तमाम सारे प्रकरण उत्तर प्रदेश में कई जनपदों में नजर आते हैं। और हमने देखा था जब वक्त पर कानून बन गया है और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में जो संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन हुआ था, उसमें भी 31,000 संपत्तियां अभी तक दर्ज नहीं हो पाई है। कारण कोई भी हो सकते हैं। तो इस पूरे प्रकरण पर उन्होंने कहा है कि जांच कराई जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इसमें घोटाला उन्हें नजर आ रहा है। ठीक है, रहिए, आप हमारे साथ रहिए। दूसरे राउंड में आपके पास आते हैं। विनोद जी, चाहे शिया धर्मगुरु हो या सुन्नी धर्मगुरु, दोनों ने ये बात कही है कि भाई बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ी गड़बड़ी लंबे समय से चलती रही, और मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रही हो, अखिलेश जी की सरकार रही हो, उनका नाम लिया, उनके सबसे कद्दावर एक नेता मंत्री आजम खान का नाम लिया, और उसके बाद ये कहा कि ये गड़बड़ी चल रही है और ये चिट्ठी लिखी गई है। मुझे पता है विपक्षी पार्टियां कहेंगी कि अयोध्या वाले मामले को बैलेंस करने के लिए या दबाने के लिए ये सब लिखा गया, लेकिन वक्फ पर तो हम लोग कई बार वक्फ के लूट पर, खुर्द-बुर्द पर प्रोग्राम कर चुके हैं। विनोद जी। लाल जी, मुझे आज के इस रिपोर्ट में सबसे खास दिखी है कि मौलाना रिजवी साहब ने एक साइज बताया है लोगों को। ये लूट और चोरी के अंतर को जो लोग समझ पाएंगे तो शायद वो बेहतर है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जो है वो चोरी का साइज देखिए। वो जो 8-10 लोग थे नोटों की गिनती में, उनके जो चोरी का जो मोडस ऑपरेंडी था वो क्या रहा होगा जी, कि अपने कुर्ते के जेबी में, पॉकेट में, अपने मौजे में, अपने जूते के नीचे में 500 की गड्डी, 100 की गड्डी, 200 की गड्डी रख लिए होंगे। राम गोपाल यादव का 27,000 करोड़ रुपया तो ये मौजे में और इसमें पॉकेट में तो नहीं आ सकता। मल्लिकार्जुन खड़गे के तो 5,000 करोड़ इसमें नहीं हो सकता। वक्फ के मामले में आरोप है मल्लिकार्जुन खड़गे, और वक्फ राम मंदिर चोरी में मल्लिकार्जुन खड़गे का साइज 5,000 करोड़ है। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर राम गोपाल यादव 27,000 करोड़ का सबके अपने अपने फिगर हैं। ठीक है। और अगर आप ये देखिए कि लालू यादव पार्लियामेंट में संसद के पटल पे कहते हैं कि डाक बंगला के चौराहे पे जितनी करोड़ों अरबों की जमीनें थी वो वक्फ के उस सारे मतवलियों ने बेच दिया, आज बाजार बना दिया, मार्केट कॉम्प्लेक्स आज आप अंदाजा लगा लीजिए वो कितने हजार करोड़ की होगी। आजम खान ने वो किस तरह से बंदर बांट किया, आप वो देख लीजिए। लखनऊ से लेके और रामपुर तक वक्फ की जमीनों को कैसे ये हड़पा गया। क्या सपा के नेता और रामगोपाल यादव को और अखिलेश यादव को आस्था के साथ कुठाराघात लगा? अल्लाह के नाम से दिया हुआ ये दान है, ये गरीब मजलूमों के लिए है, ये बेवाओं के लिए है। क्या किसी जगह कोई आपने देखा कि एक हॉस्पिटल बने हैं? वक्फ की कम से कम 11 लाख की संपत्ति है इस देश में जो इनका दावा है। क्या आपने देखा है कभी 11 हॉस्पिटल बने हुए, 11 स्कूल बने हुए, 11 कम से कम जो यतीम है उनके लिए वहां कोई ऐसे कोई दवाखाना बने हुए, कोई ये सुधार गृह बने हुए? अगर 1 रुपया खर्चा इस वक्फ का 50 सालों से नहीं हुआ है तो उसका जवाब कौन देगा? और राम मंदिर के सिर्फ एक चढ़ावा चोरी पे जो ये 8-10 लोग जिन्होंने महापाप किया था, उसके लिए
आपका इतना बड़ा डिजाइन हो जाता है कि सनातन ही समाजवाद हो जाता है। ये हिंदू और विश्व के हिंदुओं को आप एक तरह से अपील करते हैं कि हिंदू आस्था पे ये प्रहार है। ठीक है। तो वक्फ के आस्था पे कौन प्रहार कर रहा है, इसकी चुप्पी की कलई आज ये मौलाना रिजवी ने खोल दिया है, और कम से कम ये एक बहस में तो ला ही दिया है। और सच में मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ अगर इस बात की जांच करवा दे तो उत्तर प्रदेश में जो सेकेंड लार्जेस्ट लैंड है वक्फ की, पंजाब के बाद अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है जी। वक्फ को आप ये भी हम दर्शकों के लिए बता दें कि लैंड ऑनर में आप ये देखिए कि आप सीधे सीधे डिफेंस के बाद, रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉपर्टी वाला लैंड ऑनर है तो वक्फ रियल एस्टेट है। बिल्कुल। और उसके जो ये सारे लुटेरे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से लेके और मुतवल्ली तक कैसे एक चेन बना हुआ। ठीक है अखिलेश जी, पहले किस पर बात करना आप पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सवाल पूछूंगा वक्त पर आप चले जाएंगे अयोध्या चढ़ावा चोरी पर, तो पहले 1 मिनट आप अयोध्या चढ़ावा चोरी पर अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं वक्त पर सवाल पूछूं। जी नहीं, आप जैसा आपको अच्छा लगे, दोनों में मैं कंफर्टेबल हूँ। अच्छा, दोनों पे करना है, ठीक है, करेंगे दोनों पे कंफर्टेबल। ठीक। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान से शुरू करता हूं। हिंदू आस्था पर खिलवाड़, आस्था पर चोट, ये अपोजिशन से हो रही है लालचंद साहब। हिंदू आस्था पे चोट कौन कर रहा है? जो वहां भगवान राम के मंदिर में जो डाका डाल रहे हैं वो आस्था पे चोट कर रहे हैं, या डकैतों पे जो सवाल कर रहे हैं वो आस्था पे चोट कर रहे हैं। और जिन्होंने डकैती डाली उसको तो महीने भर से ऊपर होगी बात। हम तो वो जो 4-6 गार्ड, चौकीदार से ये झाड़ू पोछा वाले, गिरने वाले, हजारों करोड़ के घोटाले, मैंने इसीलिए शुरू में ही आपको जानते हैं स्पेस दे दिया कि अयोध्या वाले पर बोल लीजिए। अब आते हैं वक्फ वाले पर, आ जाए, आते हैं। 2 मिनट दे दे, 2 मिनट दे दे। अब मुझे बताइए कि वक्फ की संपत्ति का जो इतना बड़ा खुर्द बुर्द का आरोप मौलाना लगा रहे हैं, शिया वाले भी सुन्नी वाले भी, और उसमें आपके दोनों सरकारों का नाम ले रहे हैं, आजम खान वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं ये अगर जांच करा जाए तो बहुत बड़ा घोटाला है। और यहां पर मैं एक बात कहूंगा कि आप लोग चढ़ावा चोरी के बारे में कहते हैं कि सिर्फ सीएम योगी का बोलना पर्याप्त नहीं है, इसमें पीएम बोले, इसमें ये बोले, और यहां पर इतनी बड़ी लूट पर कोई छोटा नेता भी आपका बयान नहीं दे रहा। अखिलेश जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दामन बचाने और छुपाने का कोई दूसरा रास्ता है सरकार के पास? लालचंद साहब, ये जो कर रहे हैं, कोई भी चीज आए, अगर किसान आंदोलन करे तो खालिस्तानी, अगर नौजवान आंदोलन करे तो पाकिस्तानी, और चोरी करते डकैती डाले पकड़े गए तो सर चिट्ठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मौलाना साहब ने किया है। अभी मौलाना बीजेपी वाला उन्हीं के मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। ये मौलाना बीजेपी वाला काम तो मौलाना साहब ने किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मौलाना साहब ने किया है, ऋचा जी ने थोड़े ने किया है, ऋचा जी ने अभी उस पर कुछ बोला भी नहीं है। ये हंसने का आधार भी जनता जानती है। नहीं, हम समझ गए, कोई वजह ही नहीं है बस भाई। अब हिंदू मुस्लिम नहीं करे, वक्त तो नहीं लाए। अच्छा, कितने लोगों के खिलाफ FIR हुई पिछले 9 साल में? 9 साल में डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हो, और वक्त पे जांच, कितने लोग जेल के ये FIR की संख्या आप किस मामले में पूछ रहे हैं, वक्त लूट पे या चढ़ावा चोरी पे? रोका किसने? FIR की संख्या की जो दरियाफ्त कर रहे हैं आप, ये किस पर, वक्त लूट पे या चढ़ावा चोरी पे? वक्त भाई, वक्त पे हो या किसी भी संस्था में अनियमितता पे हो, अल्टीमेटली गवर्नमेंट तो सरकार करती है। अगर प्रीवियस काल में कोई अनियमितता हुई है, FIR करा के जेल में क्यों नहीं डालते आप? किसने मना किया है आपको? और ये जो 15 दिन में जो दूध का दूध और पानी का पानी लालचंद्र साहब हो रहा था, हो गया क्या चंपत राय और ये सब लोग? यहाँ तो दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है, वहां से कम मामला खुलवाइए तो सही। अखिलेश जी, जनता ठगी हुई है ना। अखिलेश जी, वहां से मामला खुलवाइए तो सही, जो मौलाना जी ने चिट्ठी लिखे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। यहाँ तो दूध का दूध, पानी का पानी में कोई कसर होगा तो हम लोग है ना पूछेंगे कि क्या ऋचा जी की पार्टी ने, उनकी सरकार ने दूध का दूध, पानी का पानी किया कि नहीं, या कहाँ कसर रह गई, ऋचा जी से भी पूछेंगे। लेकिन अगर वक्त एक मिनट, अगर वक्त में हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है तो उजागर कौन करेगा? आप करेंगे ना, सत्ता में 10 साल से है। अगर हमारे किसी मंत्री का
या किसी अधिकारी ने अनियमितता की तो है, आप उसे जेल कौन भेजेगा? योगी आप सरकार ये बताइए, भेजेगी ना। आप उजागर खाली चढ़ावा चोरी वाला करेंगे, वक्फ वाला नहीं करेंगे? अरे भाई सरकार किस लिए है? सरकार सिर्फ सवाल करने के लिए है। तो अरे सरकार जांच का आपने कराओ, चढ़ावा जांच चोरी बता वाले सकती है। उजागर में जो कहा जो इंतजार किया? अधिकारी, आपने तो जो उजागर नेता, किया जो था, मंत्री- अखिलेश यादव जी के ट्वीट से उजागर हुआ था। मैं पूछ रहा हूं वक्फ में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? अगर पहले ऋचा जी से हुआ पूछ है, लेते हैं, तो रोका क्यों नहीं? यही सवाल और ऋचा अगर जी से रोका ट्रांसफर है, कर तो लेते FIR हैं। क्यों नहीं ऋचा जी हुई? बताइए, ऋचा जी बताइए, कह रहे हैं कि भाई अगर वक्फ में लूट हुई है 10 साल से आपकी सरकार है, कीजिए कार्रवाई। मौलाना जी चिट्ठी भी लिख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। ऋचा जी जी देखिए, बरेली के ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना रिजवी बरेलवी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें सीएम योगी को उन्होंने एक पत्र भी लिखा और जांच की मांग की और बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सिर्फ एक बार नहीं, जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो वक्फ के नाम पर अरबों की हेरा फेरी होती रही, तमाम लैंड्स को बेचा और खरीदा जाता रहा। तो एक बात तो तय है कि अगर वक्फ की लैंड बेची और खरीदी जा रही थी तो बिना समाजवादी पार्टी की सरकार के मिली भगत के लैंड्स को खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। एक बार चढ़ावा चोरी तो आप जेब में भर कर ले जा सकते हैं, लेकिन जब लैंड मैंने जो सवाल किया उस पर वो तो बार बार इसमें चढ़ावा चोरी वाला मामला लेकर आ जा रहे हैं ना। नहीं, अरे नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दें और आप भी बीच में ना बोले, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। अच्छा ठीक है, बोलिए, पूरी कीजिए, पूरी कीजिए, वो सुन रहे हैं, पूरी कीजिए ना। देखिए, मैंने इनकी पूरी बात सुनी क्योंकि ये डिरेल करना चाहते हैं। नहीं, जैसे ठीक है, समाजवादी पार्टी का पर्दाफाश होना शुरू होता है तो इनको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो इस तरीके की अनियमितताओं पर कोई बात नहीं कर सकता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता इसमें स्वयं शामिल थे। जैसा कि मौलाना रिजवी ने इस बात को स्पष्ट कहा, और सिर्फ मौलाना रिजवी नहीं कह रहे हैं, शिया समुदाय के धर्मगुरु भी कह रहे हैं दोनों कि धर्मगुरुओं ने बड़े पैमाने पर लूटपाट होती रही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसी तरीके की एक चिट्ठी राम मंदिर ट्रस्ट ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को लिखी, जिसके बाद एसआईटी की जांच बैठी, गिरफ्तारियां हुई, रिकवरी हुई और तमाम चीजों को, तथ्यों को सामने लाया गया और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी और आपकी तरफ से ये आश्वासन है कि आगे भी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पानी होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो लोग चिल्ला कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हर वक्त इस पर सवाल पूछ रहे थे, जवाब मांग रहे थे प्रदेश की सरकार से, वो लोग वक्फ लैंड के अरबों के घोटाले पर बावजूद क्यों नहीं बोलते? जब स्वयं मुस्लिम लौटता हूं दूसरे राउंड में, इस बात का आरोप लगा रहे हैं ठीक, इनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। ठीक, अब तो ये मुस्लिम ऋचा जी लौटता हूं, तुष्टीकरण की ओर बढ़ चुके हैं। ऋचा जी लौटता हूं, बार-बार आप राम मंदिर पे आते हैं, ठीक, हम तो स्वागत कर रहे हैं, ठीक, राम मंदिर पर एक सवाल का जवाब देगी विकास, सरकार, लेकिन विकास सिंह घोटालों पर कौन जवाब देगा? ठीक, आ रहा हूं दूसरे राउंड में, फिर बोलिएगा। विकास सिंह, जब से ये मुद्दा उठा है विपक्ष ने एकदम हाथों हाथ लिया, लगता है कि शायद अगले विधानसभा चुनाव तक छोड़ने वाले नहीं है चढ़ावा चोरी के मुद्दे को। लेकिन जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर सीएम योगी, ठीक है, पहले क्या कहा कि अगर इतना ही भक्ति इतनी जागी है तो चलिए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को हम लोग मिलजुल करके करते हैं, उसको सुलझाते हैं। उसके बाद तुष्टीकरण का गंभीर आरोप लगाया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की कोशिश हुई थी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। और अब ये वक्फ वाले सवाल पर सीएम योगी ने घेर लिया है कि इस पर तो आप लोग एक शब्द नहीं बोलते, बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं इसमें उस समय के। विकास जी बिल्कुल, ये सबसे बात है और उत्तर प्रदेश में राजनीति ये सबसे ज्यादा देखी जाती है कि विशेष वर्ग के लिए कुछ नहीं बोलना, ये लगातार देखा गया है। अब इससे पहले हमने देखा था कि चाहे तमाम सारे प्रकरण होते हों, तमाम सारे उत्तर प्रदेश में जब वाकये हुए, बहराइच में वाकया होता है और संभल में वाकया होता है, तो बहराइच वाले के लिए दुख नहीं किया जाता है व्यक्त, संभल वाले में काफी ज्यादा दुख व्यक्त किया जाता है। तो यह एक राजनीति है। अगर इस मुद्दे पर वो सवाल उठाएंगे, इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की बात करेंगे, तो वो सारे रसूखदार जिनको संरक्षण प्राप्त था, कहीं वो लोग नाराज ना हो जाए, वो वोट के ठेकेदार ना नाराज हो जाए, कहीं
उनके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में ये हमेशा देखा गया है। वहीं देखा गया था, इससे पहले हमने देखा था अयोध्या राजनीति में किस तरीके से अछूती रहती थी, वहां नाम नहीं लिया जाता था, वहां का वहां के दर्शन नहीं किए जाते हैं, ये तमाम सारी चीजें थी। तो यहाँ पर स्पष्ट संदेश अपने खास वोटर को देना होता है कि हम आपके खिलाफ नहीं है किसी भी मोर्चे पर, जो करना होगा सरकार करेगी, आम लोग उठाएंगे आवाज। आम मुस्लिम आवाज उठा रहा है आज की डेट में। आम पिछड़ा जो पसमानदा समाज के एक बहुत बड़ी संख्या जिनकी होती है, वो लोग पूछते हैं कि हमारे लिए क्या कुछ किया गया वक्फ के द्वारा। गरीब बेवाएं पूछती हैं कि हमारे लिए क्या किया गया है, लेकिन वहां पर जवाब नहीं आता है। वो लोग पूछ सकते हैं, लेकिन ये सवाल नहीं उठाएंगे। बिल्कुल। और एक बात यहाँ बड़ा दिलचस्प है, देखिए कि उस समय जब वक्फ बोर्ड में संशोधन की बारी आई तो कितने लोग विरोध में आ गए। अभी राम मंदिर ट्रस्ट में सुधार हो रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब लोग कह रहे हैं कि हाँ सुधार होना चाहिए, जो कोई भी गलत लोग हैं उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। खैर विनोद जी, जाहिर सी बात है इस पूरे मामले पर विपक्ष को तो पसंद यही करेगा कि चढ़ावा चोरी पर बोले, लेकिन मौलाना जी के चिट्ठी और प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हालांकि मुद्दा पुराना है वक्फ में लूट का, लेकिन बीजेपी को, सीएम योगी आदित्यनाथ को एकदम और ज्यादा हार्ड हिटिंग का मौका मिल गया है कि वहां पर एकदम बिल्कुल आप लोग खामोश हैं, कुछ नहीं बोलते। कटियार साहब जो सवाल कर रहे थे उनका जवाब उनकी पार्टी के अध्यक्ष देंगे तो बेहतर है, क्योंकि यही वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल जब आया था और उसके बाद जब ये पार्लियामेंट के दोनों सदन से ये पास हुआ था, तो सबसे ज्यादा आप ही लोग उस मुतवल्लियों के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो कटियार साहब, आप जब कह रहे थे कि सरकार के हाथ में क्यों नहीं कर लेती, सरकार तो उम्मीद पोर्टल बनाई और उम्मीद पोर्टल का लास्ट डेट था। आप देख लीजिए यूपी में कितने जमीन वक्फ की जो है वो उस उम्मीद पोर्टल पे आ पाई है, जिसके बारे में खुद ओवैसी साहब बताते थे कि अगर कागज दिखाने की बात करोगे तो यूपी की तो सारी जमीनें ही छीन जाएगी जी। ये तो हंस रहे आपके वक्फ का। और उसके बाद जब आप ये देखिए कि ये वक्फ किसका है, तो क्या ये वक्फ मुतवल्लियों का है या ये वक्फ अल्लाह का दान देने वाले लोगों का है, जो वक्फ गरीब लोगों के लिए, यतीमों के लिए दान किया हुआ है। बिल्कुल। तो आजादी के बाद मैं आपको सिर्फ कुछ डेटा दे रहा हूं, आप बेहतर उसके साथ में डिस्कस कर सकते हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आजादी के बाद पूरे वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी, जो 1952 का एक्ट है उसके हिसाब से 2,00,000 उसका वक्फ की पूरी प्रॉपर्टी का था जी। और आजादी के बाद इतने मुसलमान देश में आ गए और उन्होंने अल्लाह के नाम से दान कर दिया कि 11 लाख तक पहुंच गया 2025 तक। सिर्फ 2013 के अमेंडमेंट के बाद और 2009 के अमेंडमेंट के बाद 5 लाख वहां सीधे संपत्ति पहुंच गई। तो अब सवाल यह है कि इतनी संपत्ति पहुंची, वो किसने दान किया था, कब दान किया था, इसकी रजिस्ट्री के लिए, जब इसके रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया कि ये पेपर देना होगा, और जब ये पेपर की बात आई तो आप देखिए पश्चिम बंगाल से लेके और उत्तर प्रदेश तक और के दक्षिण में कर्नाटक से लेके कहां कहां लोग दंगे पे उतारू हो गए थे। किसके लिए कर रहे थे, किस गरीब यतीमों के लिए, वो सीधे सीधे मुतवल्लियों के लिए ये फंसा था। और किसके लिए पार्लियामेंट में आपके सपा के सारे सांसद, कांग्रेस के सारे सांसद या अपोजिशन के शासन चला रहे थे, उन्हीं सिर्फ ठेकेदारों के लिए। तो अब सवाल है कि 2700-2500 करोड़ का आप ये देखिए कि राम मंदिर का सिर्फ वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, मंदिर निर्माण है, 150 करोड़ जो है राम मंदिर का सालाना उसकी आमदनी है जी। उसमें 27,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। और वक्फ जिसमें अरबों करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसकी घोटाला का सारे शहर में बड़े बड़े दुकान और शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, उस पर कोई शब्द नहीं है। उस पे घोटाले की कोई बजट राम गोपाल यादव के पास नहीं है, कोई एस्टिमेशन बजट तो बाद में, पहले शब्द तो हो। सिर्फ राम मंदिर का जो हमारे जैसे आस्थावान के 525 रुपये 100 रुपये का दिया हुआ दान जो है वो आपको 27,000 करोड़ वॉल्यूम में दिखता है। ठीक है, लेकिन अखिलेश जी यहाँ पर सवाल यह है कि दोहरा मापदंड क्यों? एक तरफ मान लीजिए कि जब कभी भी वक्फ बोर्ड में संशोधन भी होता है तो उसका विरोध करने में आप लोग साथ दे देते हैं, गड़बड़ी पर बोलने की बात तो छोड़िए। और यहाँ पर अगर गड़बड़ी हुई है, कुछ लालची लोगों ने पाप किया है, उनको दंड मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल पता नहीं कितना कितना फिगर दिए जा रहे हैं, इतना का घोटाला, इतना का। अभी विनोद जी ने पूरा वो ब्यौरा दिया। ये दोहरा मापदंड क्यों अखिलेश जी? लालचंद साहब,
अगर वक्फ में किसी ने बेईमानी की, अगर चोरी मगर की, क्या होता अनियमितताएं है की, इसी तरह का अगर मगर आप सुन लीजिए, चढ़ावा पूरी चोरी बात। में क्यों नहीं सुन तो लगाते लीजिए। हैं? पूरी बात सुन लो, हम उसमें सुनिए, भी अब अगर तो मगर बोलिए, लगा रहे, सुन तो लो पूरी बात। तो इसको जुम्मे इसकी चोरी पकड़ना, अनियमितताओं को हटाना, अपराधियों को दंड देने की अधिकार सरकार के पास है ना। सरकार अपना काम करे। जहां पे उसे पता चल रहा है कि ये वक्फ में ये हुआ है, फलाने में, आप जांच करो। अपराधियों को जिन्होंने अनियमितताएं की उन्हें जेल में डालो, उनके खिलाफ एफआईआर करो। तो इस पर मुझे आप ये नहीं बताओ कि बोलेंगे? कितनी एफआईआर हुई है 9 साल में? इस पर आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे? कितने लोगों ने अनियमितता कर, भाई ये काम सरकार का है लालचंद साहब, मैं कैसे करूंगा? इस पर आप नहीं बोलेंगे? चढ़ावा चोरी पर आप बोलते हैं ना, तो इस पर क्यों नहीं बोलेंगे? अरे भाई मैं बोल रहा हूं, तो विपक्ष के सरकार नेता अपना काम आपके क्यों नहीं हैं करती? अखिलेश तो यादव, बोलिए इस पर। तो कुछ इसका भी कुछ फिगर दीजिए ना। इसका भी कुछ फिगर दीजिए कि कितने हजार, कितने लाख करोड़ का ये की लूट है ये। अखिलेश यादव बताए कुछ तो फिगर दीजिए इसका। अरे भाई, जो सत्ता के लोग बैठे हैं, सत्ता के लोग कार्रवाई करें ना उनके खिलाफ। आपके इसी सेंटेंस में वक्फ बोर्ड हटा करके राम मंदिर ट्रस्ट कर दूं पकड़े गए कि जो सत्ता के लोग बैठे हैं वो राम मंदिर ट्रस्ट की जांच कर लेंगे? कर दूं इसको रिप्लेस? बताइए। अरे भाई, जो थोड़ी देर के लिए रोकता हूं। इस समय वाणिज्य सचिव इस समय संबोधित कर रहे हैं। सीधे चलते हैं इसमें। Economies of the world. This is also one of the most ambitious and aspirational FTAs of India, which we are operationalizing as till date. If you look at, we call it a gold standard and first of its kind FTA because of its wide sectoral coverage and deep reduction in both tariff and non-tariff barriers. The 30 chapters across which negotiations have taken place under this agreement extends well beyond conventional tariff liberalization to cover digital trade, government procurement, an effective government procurement for the first time, SME, innovation, labor, environment, and gender. It addresses both tariff and non-tariff barriers, and at the same time, it addresses non-tariff through SPS and TBT measures that do not become unjustified trade restrictions for our businesses in future, while it also safeguards the India's sensitive sectors and areas like dairy, cereals, pulses, vegetables, gold and jewelry, smartphones, critical polymers, etc. So, in our perspective, this is deep, aspirational, one of its kind FTA, and at the same time brings in a good balance by protecting the sensitivities, deep sensitivities that we have got in some of our sectors. I think we have got a detailed presentation which will talk about details of market access in both services and goods that we are getting under this agreement. I will just touch upon the Double Contribution Convention Agreement on Social Security, which is also a game changer for our services sector and skilled workforce. Indian employees and their employers contribute around 25% of salary to UK's national insurance system. Their contribution is like a tax of 25% as employees are unable to draw benefits. These are like sunk costs. DCC will ensure that worker will not need to pay double contribution towards their social security. They will benefit over 75,000 Indian workers and over 900 employers by exempting Indian professionals and their employers from these contributions in UK who stay up to 5 years. They can make these equivalent contributions in their social security accounts in India and get exempted from paying the same in UK. This is a big victory for our services sector. It will make our services sector more competitive, and at the same time, I think it helps them recover and make good lot of the sunk cost which was there in the past.
I think like every agreement, there is a lot on trade facilitation and ease of doing business also. But one of the firsts that we are doing, in addition to the EFTA agreement again here, is the self-certification of rules of origin, which makes it more business friendly and easy for businesses on both sides. This also shows maturity in our regulatory architecture for trade as we go along. I think this is also a very inclusive agreement because there's a lot of access for farmers also, Indian agriculture also in this premium market. It's a big agriculture market of $90 billion, wherein we get very deep access in some of our key potential areas. Even marine food, our fisher folk are also going to benefit in a big way by seafood exports. Our exports will get a complete duty exemption in this market. Workers gain new employment opportunities because of opportunities in the labor-intensive sectors where duties up to 12% are now coming down to 0 as a part of this agreement. So I think it's quite an inclusive agreement which provides for our farmers, fishermen, workers, and even women entrepreneurs, youth, startups, and MSMEs. They also receive improved access to global value chains. Professionals also benefit with very enhanced and predictability mobility commitments and recognition opportunities. So all in all, it is a win-win proposition for both sides, with India, I think, taking a leap with this agreement in terms of the extent of market liberalization that we have negotiated and width of policy areas that we have negotiated as part of this CETA agreement. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल प्रेस वार्ता कर रहे थे और विशेष रूप से जो भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। अलग अलग पहलू किन किन क्षेत्रों में फायदा होना है। अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को दोषी तो करार दे दिया गया। इस मामले में अपडेट ये है कि 23 जुलाई को सजा का ऐलान होगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, इसी पर इसके बाद बात करेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कमाल है साहब, आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है और आप किस्मत के भरोसे बैठे। थोड़ा सोचिए, कल अगर आप दुर्भाग्यवश नहीं रहे तो उनका साथ किस्मत नहीं पॉलिसी बाजार से लिया हुआ टर्म इंश्योरेंस देगा। परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब ताहिर हुसैन को सजा का ऐलान जो होगा वो 23 जुलाई की सुनवाई में होगा, लेकिन इसमें दोषी तो करार दे दिया गया है। तो पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में न्याय के कटघरे में आरोपी आ गया है। दरअसल दिल्ली का जो 2020 का दंगा था, विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली में, उसमें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ट्राई कोर्ट ने कल अहम फैसला सुना दिया। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या के इस मामले में दोषी करार दिया गया है अदालत के द्वारा। 11 आरोपियों में से 5 आरोपी को इस बर्बर हत्या का जिम्मेदार ठहराया गया है। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर भी चुप्पी के उनकी चुप्पियों पर सवाल उठाया है और कह रही है बीजेपी की जो लोग ताहिर हुसैन को निर्दोष बताने में लगे थे वो आज खामोश क्यों हैं। दंगों की साजिश पर बीजेपी ने इन दलों से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा न्यायालय ने कहा है कि ताहिर हुसैन ने भीड़ को उकसाया। पूरे मामले पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला और कहा जिसने भड़काऊ बयान दिए, जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया। और न्यायालय ने कहा अंकित इसीलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू था। अब सवाल यह आता है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री उस समय के जो थे अरविंद केजरीवाल, उनके पार्षद थे ताहिर हुसैन जो दंगा करवाते थे। जब संसद पटल पर यह मुद्दा आया था तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो भी आरोपी होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी ने कहा उस समय एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला था। अरविंद केजरीवाल, आपने उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण दिया था। यह बीजेपी ने हमला बोला आज आप छुप नहीं सकते।
ये राजनीतिक संरक्षण क्यों दिया जा रहा था उस समय ताहिर हुसैन को? गिद्ध बनकर लाशों की राजनीति कर रहे थे, पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हुए उस समय, क्योंकि आरोपी वोट बैंक है उनका, उसके साथ खड़े हो जाते तो उनको नुकसान हो जाता। जिसने देश के लिए शहादत दी अंकित शर्मा के साथ, जिसके लिए देश खड़ा है, भाजपा उनके साथ खड़ी है, उनके लिए आपके पास एक शब्द नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है 51 बार अंकित शर्मा जो आईबी अफसर थे उनको चाकू घोंपने के निशान थे। सबसे बड़ा दोषी किसी को ठहराया गया तो ताहिर हुसैन को, और साथ ही बीजेपी ने केजरीवाल को भी दोषी ठहराया। बोले आप मुख्यमंत्री थे, एक भी शब्द नहीं निकला अंकित शर्मा के लिए, और उल्टा उनके खिलाफ माहौल बनाया गया था उस समय। और सीए का बहाना लिया था कि नागरिकता चली जाएगी, उसी के बहाने इस दंगे को भड़काया गया था। यह भी पूछा कि बताइए कितने मुसलमानों की नागरिकता चली गई। और साथ ही राहुल गांधी पर सवाल उठाया कि उस समय एक मस्जिद में गए थे, लेकिन अंकित शर्मा के परिवार से मिलने नहीं गए। जिनकी हत्या हुई उन्हीं के परिवार से नहीं मिले थे। इस पूरे मामले पर जो अपडेट है वो आपको बता देते हैं। अपडेट यह है कि आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों की सजा पर अब 23 जुलाई को कड़कड़डुमा कोर्ट में सुनवाई होगी और सजा का ऐलान होगा। अब हम आपको दिल्ली पुलिस में संयुक्त पुलिस आयुक्त जो क्राइम ब्रांच के सुरेंद्र कुमार हैं उनकी बात सुनवाते हैं। उन्होंने बताया कि ताहिर हुसैन को धारा 365 के तहत दोषी पाया गया है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे उसमें आईबी के एक ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या हुई थी। उसमें इस केस को क्राइम ब्रांच ने मुकाम तक पहुंचाया। उसमें ताहिर हुसैन, उसके जो साथी थे अनस, नदीम और नाजिम और कासिम, इनको हत्या के मामले में 302 में, 365 में और आईपीसी के अन्य विभिन्न धाराएं जो राइट की हैं, दंगा फैलाने की हैं, आगजनी करने की हैं, मारपीट करने की है, उन धाराओं के तहत इनको दोषी पाया गया है। आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ताहिर हुसैन, उनको भी हत्या में और किडनैपिंग अबडक्शन जो है 365 की जो धारा है उसमें दोषी पाया गया है। तो सजा का ऐलान तो 23 जुलाई को होगा, लेकिन दोषी तो करार दे दिए गए हैं। तो बीजेपी को मौका मिला है। सीधे शैलेंद्र मिश्र से जुड़ते हैं। बीजेपी के ने जिस तरह से हमला बोला है, शैलेंद्र एकदम दोनों को लपेटा है, आम आदमी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी, कि आप लोगों को जो करना था वो तो किए नहीं, उल्टा काम कर रहे थे और जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, क्योंकि आप लोगों ने उस समय सीए के नाम पर इस दंगे को भड़काया था और कहीं ना कहीं हवा दी थी। लालचंद्र, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी एक तरह से निशाने पर लिया है बीजेपी ने, और कहा कि उस वक्त जो सीए को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें किस तरह से गलत बातें कही जा रही थी कि ये नागरिकता लेने का कानून है, एक भी मुसलमान की क्या नागरिकता गई है इस कानून के तहत, ये बताया जाना चाहिए। और वो जो माहौल बनाया गया, और जब आईबी अफसर की हत्या हुई तब उस पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, और मिलने किससे जाते हैं, कहां पर वो जाते हैं, जो आरोपी है उनके एक तरह से आसपास इस तरह से समर्थन में बयान कांग्रेस के नेता या आम आदमी पार्टी के नेता देते हैं। और राजनीतिक संरक्षण का आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल पर। ताहिर हुसैन को राजनीतिक संरक्षण दिया गया, क्योंकि उन्हें न तो बर्खास्त किया गया था, न तो पार्टी से निकाला गया था, और एक तरह से उनके साथ आम आदमी पार्टी खड़ी नजर आ रही थी। तो आज बीजेपी ने पहली बात तो माफी की मांग की है और कहा है कि वो सामने आकर स्पष्टीकरण दें कि आखिर उन्होंने क्यों ऐसा किया। सिर्फ और सिर्फ एक वजह सामने आती है कि वो वोट बैंक की अभी तक किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से शैलेंद्र, बीजेपी के इस हमले पर कहीं से कोई प्रतिक्रिया? जी देखिए, हम जानते हैं कि अब जब 5 लोगों को दोषी करार दे दिया गया आईबी अफसर की हत्या के मामले में, उसके बाद हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता सामने आने से बच रहा है और अरविंद केजरीवाल का कोई इस तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया। दुर्भाग्यपूर्ण जो एक तरह से एक कोशिश बताने की हो रही है, उस पर भी बीजेपी ने सवाल उठाया है कि अब जब न्याय के कटघरे में आरोपी को खड़ा कर दिया गया है, दोषी करार दे दिया गया है, तब किस तरह से आम आदमी पार्टी अब भी जो पीड़ित परिवार है उनके साथ खड़े होने से बच रही है। ये दिखाता है कि वो वोट बैंक की राजनीति तक किस हद तक वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो ये भी आज बीजेपी ने सवाल उठाया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी अभी पीड़ित परिवार के संवेदना के प्रति कोई बयान नहीं आया। इंतजार रहेगा कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस पर कहती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़े थे। और अब हम बात करेंगे
पंजाब कांग्रेस की उठापटक पर, क्योंकि अब राहुल गांधी खबर है कि लौट आए हैं 3 हफ्ते शायद या पता नहीं कितने हफ्तों के बाद। लेकिन पार्टी में गुटबाजी जिस तरह से हुई उस पर अब राहुल गांधी ने बैठक ली है, ये रिपोर्ट है। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। कई हफ्ते देश से बाहर रहने के बाद खबर है कि राहुल गांधी स्वदेश लौट चुके हैं, लेकिन देश में उनकी अनुपस्थिति में पंजाब सहित कई राज्यों में गुटबाजी तेज हो गई थी। पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी को सुलझाने का मामला अब सीधे राहुल गांधी के दरबार में पहुंच चुका है। अब खबर यह है कि नई दिल्ली में राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल और पंजाब मामलों के प्रभारी भूपेश बघेल समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और पंजाब की राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा भी की। इस बैठक में पंजाब में नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान ने पार्टी नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है। पार्टी के राज्य प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में राहुल गांधी ही पार्टी का इकलौता चेहरा है। तो जाहिर है कि राजा अमरिंदर सिंह वरिंग और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच चेहरा बनने की होड़ को आलाकमान ने खत्म कर दिया है। हालांकि चन्नी पिछले चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बनकर लोगों के बीच भावी मुख्यमंत्री के रूप में आए थे, लेकिन 2-2 सीटों से अपना चुनाव हार गए थे, दोनों सीटों से। इस बैठक में भूपेश बघेल ने चंडीगढ़ दौरे के दौरान विभिन्न नेताओं के साथ हुई बैठकों की रिपोर्ट हाईकमान के सामने रखी। भूपेश बघेल करीब 6 दिनों तक चंडीगढ़ में रहे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थक नेताओं के बीच बनी खाई को पाटने में वो विफल रहे। अब आलाकमान की पिछली मीटिंग में अमरिंदर सिंह राजावड़िंग की अध्यक्षता बरकरार रखे जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई थी। चन्नी की मीटिंग में कई सांसद, एमएलए और स्थानीय नेताओं ने खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी को प्रदेश का नेतृत्व सौंपने की मांग रखी थी। अब ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी ठीक चुनाव से पहले पार्टी में उठे इस अंतर्विरोध को शांत कर पाते हैं या फिर कोई किसी तीसरे चेहरे पर अपना दांव लगाते हैं। लेकिन पंजाब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह राजावरिंग, उनका कहना है कि कांग्रेस में उन्हें कोई स्लीपर सेल नहीं चाहिए। सुनिए। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਜ਼ 100% ਕਰੈਕਟ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲकुल नहीं चाहिए। अमरिंदर सिंह राजावरिंग पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनकी बातों को अगर सुनिएगा तो लग रहा है कि धीरे धीरे उन्होंने भी दिन ब दिन अपने स्टैंड को थोड़ा टफ कर लिया है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस पर चर्चा करते हैं। विनोद जी, जिस तरह से ये उठापटक चल रही है, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि पंजाब में जहाँ पर कि कांग्रेस को एक अच्छा दावेदार माना जा रहा है, वहाँ इन सब चीज़ों को ठीक कर लें चुनाव से पहले। एक तो लाल जी, पहले आपके सवाल में मैं एमेंड कर दूं कि राहुल गांधी के सामने में कोई चुनौती है ही नहीं, लेते नहीं है लेते नहीं है, वो ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं। अभी अब ये देखिए विदेश से आए हैं। हाँ। और जाहिर सी बात है कि पंजाब में जो इंचार्ज हैं भूपेश बघेल, उनके सामने में समस्या थी कि राहुल गांधी ने ही पिछले मीटिंग में अमरिंदर सिंह राजा अमरिंदर सिंह हैं वडिंग को, उनको उन्होंने ही दोबारा अध्यक्ष बनाया था। तो अब इस बात का चन्नी साहब का वो कैसे मान लें कि इसको अध्यक्ष हटाइए और सीधे अध्यक्ष हमें बता दीजिए। तो ये बात तय थी कि राहुल गांधी का आदेश था, उसको भूपेश बघेल कैसे बदल सकते थे। तो वो चीजें अब सीधे राहुल गांधी के कोर्ट में आ गई। हाँ, तो राहुल गांधी अब राहुल गांधी को तय करना है कि जब भूपेश बघेल ने कल ये बात कही कि सिर्फ पंजाब के इस इलेक्शन में आने वाले विधानसभा चुनाव में सिर्फ राहुल गांधी फेस होंगे, ठीक, इसका मतलब है कि न राजा वडिंग का फेस होगा न चन्नी साहब होंगे। इस बैठक में हुआ क्या, इसके लिए हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, कुमार आलोक, है ना, क्योंकि इस बैठक की बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी, विशेष रूप से चन्नी गुट को। ये बैठक हो गई। आलोक, रिपोर्ट तो यही है, क्या बैठक में किसी तरफ पहुंचने की बात हुई? क्योंकि देखिए विकल्प तो 3 है, चन्नी जी को मान लें बात, या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह राजावरिंग को जारी रखें, या जो हमने अपनी रिपोर्ट में बताई कोई तीसरा चेहरा देखें। इस तरफ किसी तरफ जाता हुआ इस बैठक में दिखा?
देखिए, जैसे विनोद सर ने कहा कि जब खुद राहुल गांधी की अनुशंसा पर राजा बड्डिंग की नियुक्ति हुई कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, और काफ़ी मशक्कत हुई थी, काफ़ी मीटिंगों का दौर चला था पंजाब कांग्रेस को लेकर के, अन्य राज्यों के लिए भी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। लेकिन एक कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली बात है। कर्नाटक का आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहाँ मैदान रण क्षेत्र बन गया था डीके शिव कुमार और सीधा रमैया को लेकर के, लेकिन किसी तरीके से उस मसला अभी सुलझा ही था कि एक और समस्या कांग्रेस के सामने मुंह बाए खड़ी हो गई। और इसमें डिले होने का एक और कारण है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा, और इसमें काफ़ी डिले हुआ क्योंकि भूपेश बघेल ने बहुत कोशिश की अपनी ओर से। लेकिन अब कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा यह है कि राजा बड्डिंग जट सिख हैं, प्रगट सिंह बहुत बड़े हॉकी खिलाड़ी रहे, इंडिया कैप्टन भी रहे हैं, और कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर रंधावा, ये भी जट सिख हैं। और दूसरा जो दलित कार्ड खेल रहे हैं वो है आपके चुन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री है। तो अब कांग्रेस के सामने दुविधा है कि अगर चुन्नी को आगे करे, यानी कांग्रेस सीएम का अगर उनको फेस बनाते हैं तो जट सिख जो बहुत बड़ी आबादी है पंजाब में, तो है वो नाराज होगा, और अगर इनको कंटिन्यू करते हैं तो दलितों भी नाराजगी होगी। बिल्कुल, चुनौती तो है। भले विनोद जी ये कहें कि राहुल गांधी चुनौती नहीं लेते हैं, लेकिन चुनौती तो है, और ये भी थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा। कर्नाटक की चुनौती ली भी और फिलहाल मामले को सुलझाया भी है, ये भी क्रेडिट देना पड़ेगा। उम्मीद है कि पंजाब का भी सुलझा लेंगे। शुक्रिया फिलहाल कुमार आलोक जुड़ने के लिए, विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।